हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ हिंदी की ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सो फर्स्ट हम अपना क्वेश्चन मानक भाषा के ऊपर करेंगे कि वो क्या है और इसके 4 अंक क्या हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझेंगे मानक भाषा क्या होती है। मानक भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे क्षेत्र को एकता के सूत्र में बांध देती है। कहने का मतलब है ये एक ऐसी भाषा है जो हमारे बीच में आपस में संवाद स्थापित करती है और एक यूनिटी स्थापित कर देती है। इसके माध्यम से पूरे क्षेत्र के जो शिक्षित लोग होते हैं, जो लिटरेट पर्सन होते हैं, वो जो होते हैं वो समुदाय से संपर्क स्थापित करने में संभव हो जाता है उनका, कि एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो पूरे ही समुदाय से, पूरे समाज से वो अपना कांटेक्ट स्थापित कर लेता है। मानक भाषा जो होती है, इसलिए आज सभी सीखना चाहते हैं मानक भाषा, और ये सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। कहते हैं अगर जिस व्यक्ति को मानक भाषा आती है उसका सम्मान जो होता है और अधिक भी किया जाता है। तो ये तो थी हमारी मानक भाषा। अब पढ़ेंगे हिंदी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया के 4 अंग। इसका पहला अंग है चयन, चॉइस। मानक भाषा के पहले अंग में हम क्या करते हैं, किसी भाषा, जैसे हिंदी जो भाषा है उसके विभिन्न रूपों में से किसी एक भाषा को चुनते हैं। कहने का मतलब है उसके किसी एक रूप को चुना जाता है। जो हिंदी है उसके विभिन्न रूप है, उसमें से हम किसी एक रूप को चुनेंगे। तो ये जो चुनना, जो चॉइस है यहाँ पे हमारी, वो बहुत चीज़ों को लेकर हो सकती है। कहने का मतलब है या हम उस भाषा का जो रूप है उसका चयन संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं, या उसका चयन हम राजनीति के आधार पर कर सकते हैं, या फिर धर्म के आधार पर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम उस भाषा के रूप को चुनेंगे जो भाषा जो होती है वो शिक्षित व्यक्ति के द्वारा और सभी व्यक्तियों के द्वारा आपस में बोली जाती है। तो मानक भाषा जो होती है उसमें ऐसे शब्दों को ग्रहण किया जाता है जिसका कोई विकल्प नहीं होता। कहने का मतलब है जो मानक भाषा होती है उसमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जैसे कीजिए, कहिए, तो ये वर्ड्स उसमें आते हैं। तो हम इसका सेकंड अंक पढ़ेंगे संसर्जन, ससंजन। चुने गए भाषा के रूप से, जो भाषा का रूप हम चुनते हैं वो जब उसका जो कोश होता है, उसकी डिक्शनरी, तो जो भी भाषा के रूप हम चुनते हैं उसकी डिक्शनरी और व्याकरण ग्रंथ, इन दोनों का निर्माण ससंजन कहलाता है। ठीक है, इसमें जो भी भाषा का रूप हम चुनते हैं उसका जो प्रयोग होता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति मानक भाषा का प्रयोग करेगा उसके लिए कोश, जो डिक्शनरी है वो, और व्याकरण ग्रंथ, ये सभी बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि वो बोलते समय इन चीज़ों का प्रयोग करता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रयोग। अब क्या हुआ कि हमने उस भाषा का चयन भी कर लिया और ससंजन भी कर लिया। कहने का मतलब कोश और उसके जो व्याकरण ग्रंथ है उसका भी बात कर ली उसकी। लेकिन अब हमें प्रयोग की बात करनी है कि जो मानक भाषा है, मानक भाषा के जो रूप हैं उनको हमें अपने जो लाइफ है उसमें, व्यवहार में प्रयोग भी लाना है। तो हमें अपेक्षा भी की जाती है कि हम इसका प्रयोग करें। जो इसका प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ पे करा जाता है, इसका जो प्रयोग होता है विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं हम। जैसे सरकार करती है इसका प्रयोग, न्यायालय, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य आदि के क्षेत्रों में भाषा के चयनित रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ ऑफिशियल रूप से हम बात करते हैं वहाँ पर मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में विविध प्रकार का वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य रचा जाता है। बहुत सी साहित्य हम इसमें रचते हैं और ये जो तथा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कार्य किया जाता है। तो ये तो था हमारा मानक भाषा का प्रयोग। अब इसका जो 4th अंग है वो है स्वीकृति। अब हम लास्ट 4th अंग की बात कर रहे हैं जो कि मानकीकरण का अंतिम चरण है। सबसे पहले हमारा चयन था, फिर ससंजन, फिर प्रयोग, अब आती है स्वीकृति। कि विभिन्न क्षेत्र के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न भाषाभाषी लोग इसका प्रयोग करते हैं, यही इसकी स्वीकृति कहलाती है। इसका जो प्रयोग होता है वो विज्ञान के क्षेत्र में है, अर्थशास्त्र के, विधि का मतलब कानून से है, उद्योग में है, पॉलिटिक्स में है, इसका मीडिया में प्रयोग किया जाता है, वाणिज्य में प्रयोग किया जाता है। मतलब बहुत से क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये जो होती है भाषा की सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे हिंदी में अनुवाद। हमारे एग्ज़ाम में इंग्लिश में एक पैरा लिखा हुआ आएगा और उसका हमें हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा आता है, वो भी 10 मार्क्स का आता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक पैसेज दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ। आप उस पैसेज को पढ़ें और मेरे साथ उसका अनुवाद करें। सो लेट्स स्टार्ट। Why does exam stress or a poor report card drive a handful of children to suicide and not thousands of other in identical situation? इसमें क्वेश्चन है हमारा है, इसे हमें हिंदी में बताना है। इसमें बता रहा है कि जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, जो परीक्षा का जो दबाव होता है, और पुअर रिपोर्ट कार्ड, जो गंदे हमारे जो गलत परिणाम निकलते हैं रिपोर्ट कार्ड में, वो जो होते हैं ड्राइव अ हैंडफुल ऑफ चिल्ड्रन मतलब मुट्ठी भर जो बच्चे होते हैं उनके सुसाइड का एक कारण बन जाते हैं। तो ये बता रहा है कि जो परीक्षाओं का गलत दबाव होता है, परीक्षाओं के जो स्ट्रेस के कारण, और जब बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते तो वो जो होते हैं वो आत्महत्या की ओर अपने आप को धकेल देते हैं, सुसाइड की ओर चले जाते हैं। ब्लेमिंग माइंड ब्रेकिंग सिलेबस एंड ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स इज़ oversimplifying the issue, say expert, pointing out the many adolescents who take the extreme step of ending their lives have undiagnosed or underlying depression। इसने हमें बताया है कि ब्लेमिंग माइंड ब्रेकिंग सिलेबस जो होता है इतना ज़्यादा होता है, भारी भरकम हमारा सिलेबस होता है, और जो ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों से बहुत इच्छाएं रखते हैं, वो कई बार क्या होते हैं इस चीज़ को बहुत ही सिंपल में ले लेते हैं। तो इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो पॉइंट करते हैं, वो बताते हैं कि इसको सिंपली लेना सही नहीं है, इसको हमें बहुत ही अच्छे से सोच विचार करना होगा और इसका हल भी निकालना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आगे हम करते हैं, आगे है स्ट्रेस अलोंग डजंट कॉज डिप्रेशन। इसमें बताया है कि सिर्फ स्ट्रेस से ही यहाँ पर इतना डिप्रेशन नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे बच्चे जो है डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। अमंग द मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ आर हेरिडिटरी, पर्सनैलिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्टिकुलरली इन एडोलसेंस। लास्ट में बताया है कि एडोलसेंस मतलब जो युवक हो चुके हैं, जो बच्चे जवान हो चुके हैं, उनके बारे में बताया है कि हेरिडिटरी मतलब पैतृक, पर्सनैलिटी उसका खुद का व्यक्तित्व, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की प्राकृतिक और समाज के बारे में बताया है कि ये सारे कारण हैं जिसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। तो ये वीडियो यहीं फिनिश हो गई है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें